नमस्कार मित्रों। आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे वह है वितान से जूझ। इसे आनंद यादव ने लिखा है। दरअसल यह आनंद यादव का आत्मकथात्मक उपन्यास है और आनंद यादव स्वयं मराठी के साहित्यकार हैं। हमें पूरा उपन्यास नहीं पढ़ना, इसका कुछ अंश जानना है जो आपके पुस्तक में यहाँ संकलित है और इस अंश का भी सारांश हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले जो हिस्सा हम लोगों को पढ़ना है उसके प्रमुख पात्रों को जान लेते हैं। सबसे पहले लेखक के अलावा जो पात्र हैं उनकी बात कर रहा हूं। लेखक तो मुख्य पात्र के रूप में है। लेखक की माँ, उसका ये इरादा है कि मेरा बेटा कम से कम 7वीं तक पढ़ ले, इसके बाद बाकी कार्यों में लगे, खेती बाड़ी के काम में लगे या किसी भी कार्य में। लेखक के पिता, जिसे लेखक दादा कहकर संबोधित करता है, यानी स्थानीय बोली के अनुसार वह दादा कहा करता है संबोधन में, वे पढ़ाई को तरजीह नहीं देते हैं। ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा पढ़ लिख ले। वे कक्षा 5वीं में जब बच्चा पढ़ रहा था तभी उसकी पढ़ाई छुड़वा दिए और खेती के कामों में उसको लगा दिए। दत्ताजी राव देसाई ये सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। 2 पात्र इसमें लेखक के अलावा सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो दत्ताजी राव देसाई और दूसरे लेखक के मराठी के शिक्षक। आगे मैं बताऊंगा उनके बारे में भी। दत्ताजी राव देसाई गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनके यहाँ लेखक के पिता खेती का काम कर चुके हैं। उनकी बात टालना लेखक के पिता रतन के लिए संभव नहीं था। चौहान का लड़का, चौहान शब्द होगा, यहाँ चौहान दे दिया है। चौहान का लड़का कक्षा का सबसे शरारती बच्चा है और जब दोबारा कक्षा में प्रवेश प्राप्त करता है या दोबारा जाता है लेखक, उस समय उसकी शरारतों का शिकार लेखक होता है। मास्टर रणनवरे विद्यालय में दोबारा जाने पर सबसे पहले कक्षा में लेखक का सामना इन्हीं से होता है, यानी शिक्षक के रूप में जिससे सामना होता है इन्हीं से होता है। तो चौहान का लड़का और मास्टर रणनवरे ये कोई खास महत्व के नहीं है, लेकिन इतना इससे पता चलता है कि उस समय कक्षा की क्या स्थिति थी। मास्टर मंत्री जो गणित के शिक्षक हैं, वे कक्षाध्यापक भी हैं और बदमाश बच्चों को कड़ा दंड देते हैं, लेकिन मेहनती बच्चों को शाबाशी भी देते हैं। इस कारण कक्षा में अनुशासन बढ़ गया, ये लेखक का अपना मानना है। वसंत पाटिल कक्षा का मॉनिटर है, यानी 5वीं कक्षा में जब ये दोबारा पढ़ाई प्रारंभ करते हैं उसकी बात, उस समय की बात कर रहे हैं। तो कक्षा के मॉनिटर है। दुबला पतला लड़का है जो कक्षा के दूसरे बच्चों के सवालों की जांच करता है, यानी पढ़ाई लिखाई में अच्छा है। नवा सौंदलगेकर मराठी के शिक्षक हैं और इन्हीं के बारे में मैं बता रहा था कि इस हिस्से में सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से सौंदलगेकर ही हैं। मराठी के शिक्षक स्वयं कवि थे तथा अन्य कवियों की कविताएं बहुत हाव भाव से सुनाते थे। सुर, लय, ताल, यति, गति के साथ कविताओं का वाचन किया करते थे। लेखक आनंद के साहित्य के क्षेत्र में आने का सबसे बड़ा कारण सौंदलगेकर ही थे। इस कहानी के बारे में भी जान लें। वास्तव में मैं जैसा पहले बताया कि यह आत्मकथात्मक उपन्यास है और उसका एक अंश हम लोगों को पढ़ना है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किस तरह से लेखक अपने अध्ययन के लिए, अपने पढ़ाई के लिए परिस्थितियों से जूझता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। सबसे पहले कथानायक आनंद की पाठशाला जाने की लालसा। जैसा कि मैंने बताया कि 5वीं कक्षा में जब लेखक पढ़ रहा था, यानी बाल्यकाल की बात है, उसी समय उसके पिता ने पढ़ाई छुड़वा दी। 1 वर्ष बीत जाने के बाद जब 2 महीने बाद, 2 से 2.5 महीने बाद ही अगले सत्र की परीक्षा प्रारंभ होनी थी, तब वह माँ से कहता है कि किसी तरह से अगर दत्ताजी राव से बात कर लो
और वे पिताजी को समझा दें तो शायद वे मान जाएं और मुझे दोबारा पढ़ाई के लिए मौका मिल जाए। दोनों का दत्ताजी राव सरकार के यहाँ जाना तथा माँ द्वारा सारी बातें स्पष्ट करना। माँ मान जाती है, वह दत्ताजी राव सरकार के यहाँ जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि दत्ताजी राव सरकार गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उनकी बात रतन के लिए या गांव के अन्य व्यक्तियों के लिए भी मना करना मुश्किल कार्य था। वे प्रतिष्ठित भी थे, साधन संपन्न, धन संपन्न भी थे। दत्ताजी राव सरकार मान जाते हैं इस बात को लेकर के कि वे लेखक के पिता रतन को समझाएंगे और योजना ये बनती है कि सभी लोग वापस घर जाएं, यानी लेखक की माँ और लेखक दोनों वापस घर जाएं। जब रतन आएंगे घर पर तो उन्हें भेज दिया जाए। लेखक की माँ से दत्ताजी राव कहते हैं और लेखक को भी कहते हैं कि कुछ समय पश्चात तुम भी आ जाना। योजना के मुताबिक लेखक के पिता रतन को दत्ताजी राव के यहाँ भेजना तथा आधे घंटे बाद आनंद को वहां भेजना। जब रतन वापस आता है घर पर तो लेखक की माँ कहती है कि दत्ताजी राव के यहाँ साग भाजी देने गई थी। वे पूछ रहे थे कि तुम्हारा पति बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया, उससे हालचाल करनी है, उसे जब आए तो भेज देना। अब दत्ताजी राव के यहाँ जाना प्रतिष्ठा का विषय था तो तुरंत चला गया लेखक का पिता और उसके आधे घंटे बाद आनंद को भी माँ ने वहां भेज दिया। योजना के मुताबिक वे इंतजार ही कर रहे थे आनंद का और बातों बातों में पूछ लेते हैं कि अभी कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो। आनंद बताता है कि मैं पढ़ता तो था लेकिन अब नहीं पढ़ता हूं। इस पर दत्ताजी राव नाराज होते हैं और रतन से कहते हैं कि वे बच्चे को स्कूल भेजे और बच्चे से भी यह कहते हैं कि अगर यह नहीं तुम्हें पढ़ाएगा तो मैं पढ़ाऊंगा, मेरे पास चले आना। पहले दिन क्या होता है, पहले दिन जब कक्षा में जाता है आनंद तो उसके साथ बहुत कुछ अनहोनी होती है। उसको कक्षा पराई पराई सी लगती है और चौहान का बेटा जो कक्षा में बहुत बदमाशी करता है उसका गमछा लेकर के शिक्षक की एक्टिंग करने लग जाता है। वे कौन से शिक्षक हैं मैं आपको बता चुका हूं, मास्टर रणनवरे। और उसी समय मास्टर रणनवरे आ जाते हैं और वे चौहान के बच्चे को या लड़के को डांट फटकार लगाते हैं और तभी बताता है आनंद कि यह गमछा मेरा है जिसे उस बच्चे ने वहां मेज पर रख दिया था। चौहान का लड़का कई बार आनंद की धोती भी खींचने का प्रयास करता है लेकिन वह किसी तरह से अपने आप को बचाता है पीठ दीवार के तरफ करके। और इस तरह के माहौल के कारण आनंद को लगता है कि विद्यालय न जाना ही अच्छा था, इससे अच्छा तो खेती में काम ही करना था। अगले दिन फिर वह जाता है। कक्षा में बदलाव कैसे आता है इसका भी जिक्र किया है लेखक ने कि मंत्री नाम के मास्टर थे, वे गणित के शिक्षक थे और अनुशासन प्रियता के कारण जो विद्यार्थी बदमाशी करते थे उनको कड़ी सजा दिया करते थे। वे डंडा तो हाथ में नहीं रखते थे लेकिन घूसे से ही पिटाई किया करते थे और इससे बच्चे बहुत सहमे या डरे रहते थे। इसी कारण वे घर से पढ़ करके आया करते और कक्षा का माहौल ऐसा होने लगा कि सभी विद्यार्थी पढ़ने लगे। इसी में एक बात हमें और जाननी जरूरी है। मैंने बताया था आपको बसंत पाटिल के बारे में कि कक्षा का मॉनिटर था। कक्षा के मॉनिटर के रूप में बसंत पाटिल को देख करके कोई ईर्ष्या तो नहीं होती थी आनंद को, लेकिन उसे लगता था कि मैं कक्षा में सबसे अधिक उम्र का हूं तो मॉनिटर मुझे बनना चाहिए। लेकिन वह अंत में अपने कोर्स पे, अपने पढ़ाई पे ध्यान देता है और इसी कारण वह
वास्तव में उतना ही सम्मान प्राप्त करने लग जाता है जितना वसंत पाटिल प्राप्त करता है। वह भी बाकी बच्चों के सवालों की जांच करना प्रारंभ कर देता है, शिक्षक उस पर इतना विश्वास कर ले। अब कहानी में एक मोड़ आता है। आनंद को मराठी शिक्षक नवा सौंदलगेकर, ये शॉर्ट में नाम आप कई बार देखेंगे। इसकी वजह यह है कि चूंकि महाराष्ट्र में परंपरा है कि बच्चे का नाम पिता के नाम के साथ जुड़ा होता है, यानी जब भी बच्चे का नाम लिखा जाता है तो साथ में पिता का नाम भी लिखा जाता है। इसी वजह से नाम बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ नवा सौंदलगेकर वे साहित्य के शिक्षक हैं या मराठी भाषा के शिक्षक आप ये कहें। तो जो भी कविताएं हुआ करती थी या इससे संबंधित और काव्य रचनाएं हुआ करती थी, जिसको पढ़ना होता था तो वे सुर लय ताल के साथ बच्चों को सुनाते थे। स्वयं भी कविता रचा करते थे और बहुत से कवियों की कविताएं वे गाकर सुनाते थे, सरस अंदाज में सुनाया करते थे। और इसका इतना ज्यादा लेखक पर प्रभाव पड़ा कि वह स्वयं भी उन्हीं का अनुकरण करते हुए गीत गाने लग जाता था, कविताएं सुनाने लग जाता था और धीरे धीरे रचना स्वयं करने लग गया। इससे लाभ क्या हुआ? इससे लाभ हुआ कि आनंद का मराठी पर अधिकार होने लग गया। उसे ये समझ में आ गया कि कवि भी इसी दुनिया के लोग हैं, हाड़ मांस के लोग होते हैं और वे भी हमारी तरह से ही हैं। इस तरह से साहित्य के प्रति उसका भी रुझान बढ़ने लगा। वह अपने शिक्षक सौंदलगेकर से कई बार इस बारे में चर्चा करता, अपनी जो भी कविताएं लिखता उन कविताओं को दिखाता। सुबह तक का इंतजार न करने पर रात में ही या शाम को ही उनके घर चला जाता था। इस तरह से एक बार की ये भी बात बताते हैं कि उनके घर में जो लता थी, उस लता पर भी उन्होंने कविता लिखा है। मैंने उस लता को भी देखा और उनकी कविता भी सुनी। तब मुझे लगा कि किसी भी चीज पर कविता लिखी जा सकती है। आनंद की प्रसिद्धि इतना अधिक बढ़ गई कि उसके लेखक सौंदलगेकर ने पूरे विद्यालय के समक्ष उसकी कविता सुनवाई। इस तरह से उसका आत्मविश्वास और बढ़ा। एक और बात कहते हैं आनंद कि पहले क्या होता था कि अकेले रहना अच्छा नहीं लगता था, कोई न कोई साथ रहे तो काम करने में अच्छा लगता था। अब क्या है कि जब कविताएं रचते हैं या उन कविताओं को स्वयं गाते हैं तो स्वयं गाते गाते नाचने की भी इच्छा होती है। तो अच्छा यही रहता है कि अकेले ही समय मिले, अर्थात अब अकेलापन किसी भी तरह से खलता नहीं है। अब वह उसका मन अकेले में ही रम जाता है। ये पूरी कथा है कि किस तरह से वह संघर्ष किया, कहाँ कहाँ। सबसे पहले फिर से पढ़ाई के लिए, अपनी कक्षा में स्थान प्राप्त करने के लिए और साहित्य में आगे बढ़ने के लिए, ये सारी जूझ थी। इस जूझ के साथ वह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।